नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, तो उसके बारे में चर्चा हम थोड़ा सा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। आज़ादी से पहले ये सब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि जिसे कहा जाता है या संवैधानिक विकास जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, संवैधानिक विकास। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि देखिए, हम अंग्रेज जब भारत में आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उन्होंने अनेक तरह का कानून यहाँ पर बनाया था भारतीयों पर शासन को संचालित करने के लिए या यहाँ के लोगों को शासित करने के लिए अनेक प्रकार का उन्होंने कानून बनाया। इन्हीं सब कानूनों को संवैधानिक विकास कहा जाता है या संवैधानिक पृष्ठभूमि कहा जाता है, जिसे बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सबसे पहले यदि बात किया जाए तो आप चलेंगे यूरोप से, मैं चीजों को बताना प्रारंभ करूंगा और यूरोप से बताते हुए हम यहाँ तक पहुंचेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, किसी भी विषय को समझने के लिए उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम किसी भी विषय के इतिहास को नहीं समझते हैं तब तक उस विषय को भी हम समझने नहीं पाते। इसलिए इतिहास को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम सब भारतीय संविधान के कुछ इतिहास की बात करें कि किस तरीके से भारतीय संविधान के इतिहास की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी और हमारा संविधान बनने की ओर हम उन्मुख हुए। हमारा देश आजाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र हम लोगों ने अपनाया और आज हम लोग एक स्वतंत्र देश के रूप में रह रहे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उस देश के ऊपर बहुत लंबे अरसे तक कुछ लोगों ने शासन किया। उन्हीं के हम कुछ इतिहासों की चर्चा करेंगे। देखिए, यूरोप में सबसे पहले क्या था कि पोप और पादरी, जो पोप और पादरी हुआ करते थे, पोप और पादरी जो थे वे क्रिश्चियन धर्म के, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं मंदिरों में, वैसे ही चर्च में फादर होते हैं। तो चर्च में जो पादरी वर्ग था वे अपने आप को सर्वोपरि समझा करते थे। जबकि प्राचीन काल में पूरे विश्व में राजतंत्र की शासन व्यवस्थाएं थी। राजतंत्र था, राजा का शासन था, तो राजा के शासन में राजाओं के पास शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए और होती भी हैं। लेकिन यूरोप में क्या हुआ कि पोप और पादरी जो थे वे अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते थे और वे कहते थे कि राजा हमारे अधीन है, क्योंकि राजा को धार्मिक शिक्षा हम प्रदान करते हैं, इसलिए राजा हमारे अधीन है। लेकिन राजा भी परेशान था कि राजतंत्र होते हुए उसके शक्ति में वृद्धि नहीं हो रही थी। अब इसी क्रम को लेकर के पहले देखिए, क्रिश्चियन धर्म में केवल एक ही संप्रदाय था, वह था कैथोलिक संप्रदाय। कैथोलिक संप्रदाय। तो यूरोप में क्या था कि वहां पर जो कैथोलिक संप्रदाय थे, जो पादरी वर्ग था, उनके पास शक्तियां ज्यादा थी और उनमें धीरे धीरे उन्हें अधिकार को लेकर के, जब उन्हें अधिकार प्राप्त, लंबे समय से उन्होंने अपने अधिकारों का उपभोग किया, राजा की शक्तियों को छीन करके, तो उनमें अहंकार की प्रवृत्ति आ गई और अंततोगत्वा भ्रष्टाचार भी उनमें व्याप्त हो गया। इसीलिए उन्होंने एक पाप विमोचन पत्र का संचालन किया। मतलब जो जितना ज्यादा पाप करेगा और उतने महंगे फॉर्म को भर कर यदि जमा कर देता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे साथियों। एक बात उन्होंने कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा, लेकिन यह कॉन्सेप्ट जो था उनका लंबे समय तक नहीं चलने पाया, क्योंकि उसी समय भाई पाप विमोचन पत्र में, क्योंकि वहां पर ढोंग आ गए थे, बाह्याडंबर आ गए थे, बाइबिल वगैरह का व्याख्या उन लोगों ने, पादरियों ने इस तरह से किया जिसमें कि वे अपने आप को सुपीरियर घोषित करने की कोशिश किए और राजा की शक्तियों में वृद्धि नहीं होने पा रही थी। तो राजा भी कोशिश में थे कि हमारी शक्तियों में वृद्धि हो। उसी समय जर्मनी का मार्टिन लूथर किंग
जर्मनी का मार्टिन लूथर किंग और ज्विंगली ने पोप और पादरियों के खिलाफ, कैथोलिक संप्रदाय के खिलाफ एक आंदोलन का बिगुल फूंक दिया, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। और जो आलोचना प्रारंभ किया, इसी को कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन। रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट हुआ वहां पर। और उसने रोम के सेंट पीटर्सबर्ग का जो गिरजाघर था, वहां पर उसने बहुत सारे क्वेश्चन को चस्पा कर दिए। उनके सामने उन्होंने लिखा कि पहले पोप पादरी हमारे क्वेश्चन का आंसर दें, यदि हमारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, हमें संतुष्ट कर देते हैं, हमें हरा देते हैं, तभी हम उनकी बातों को मानेंगे, अन्यथा हम उनकी आलोचना ही करेंगे। एक कॉन्सेप्ट उन्होंने लेकर के आए और ज्विंगली भी बखूबी उनका समर्थन दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, इसीलिए वहां पर दो तलवारों का सिद्धांत हुआ। पोप, पादरी और राजाओं में जो वर्चस्व को लेकर के संघर्ष जो प्रारंभ हुआ, उसी को कहा जाता है दो तलवारों का सिद्धांत। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर धीरे धीरे जब विद्रोह हुआ, तो जर्मनी का मार्टिन लूथर किंग ने एक नए संप्रदाय, ईसाई में, एक वो भी तो ईसाई था, लेकिन ईसाई में एक नए संप्रदाय का उन्होंने स्थापना किया, जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। क्या नाम था उसका? प्रोटेस्टेंट संप्रदाय नाम था। और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में उन्होंने क्या किया, कैथोलिक संप्रदाय में जो बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को हटा करके केवल अच्छी बातों को उन्होंने अपने यहां शामिल किया प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में। तो क्रिश्चियन के दो हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी और कैथोलिक समर्थकों की संख्या धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो गई। क्या हो गया? घटने लगा उनकी संख्या। जब घटने लगी उनकी संख्या कैथोलिक संप्रदाय के समर्थकों की, वो भी अपने आप में सोचे कि आप तो भाई मुझे भी कुछ सुधार करना चाहिए। और धर्म सुधार आंदोलन हुआ, वहां पर पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा हुआ। पुनर्जागरण का मतलब जब व्यक्ति अपने प्राचीनतम रहन सहन, वेशभूषा, खान पान को त्याग करके नवीन तरीके से जीवन जीना प्रारंभ करता है, तो उसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि मध्यकाल की समाप्ति का जो दीवार है और जो आधुनिक काल के प्रारंभ का जो दीवार है, इन दोनों के बीच का जो पिलर माना जाता है, जो समयावधि मानी जाती है, जो संक्रमण काल है, इसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल का प्रारंभ। तो यह यूरोप में पहले हुआ। हमारे यहाँ भारत में तो राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं, लेकिन वे बहुत बाद में हमारे यहाँ पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ। लेकिन वहां पे पहले पुनर्जागरण स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद पुनर्जागरण में आविष्कार भी, छापे खाने का आविष्कार भी बड़ा सहयोग किया। छापे खाना पहले चाइना में था। चाइना में लकड़ी के काट से छापे जाते थे, लेकिन वहां से मार्को पोलो ने अपने यहाँ लेकर के गया, और जब यूरोप लेकर के गया तो वह मशीन बना दिया, इजाद कर दिया। और मशीन जब बना छापे खाने का, तो पांडुलिपियों को रखना बड़ा आसान हो गया। लंबे समय तक पुस्तकों को रखना आसान हो गया। अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पंपलेटिंग के माध्यम से पहुंचाना बड़ा आसान हो गया, जिससे हर लोग किताब पढ़ने के प्रति लोगों का रुझान एक बढ़ने लगा। वहां पर बहुत सारे न्यू रीडर क्लास वहां पर बढ़ने लगे। नए पढ़ने वालों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी धीरे धीरे। इसके बाद क्या हुआ वहां पे कि जब ये सब चीजें हुआ वहां पर पुनर्जागरण, तो पोप और पादरी भी अपने आप में सुधार करने लगे। और जो व्याख्या उन्होंने किया था बाइबिल का अपने फेवर में, अब दूसरे व्यक्ति भी बाइबिल की व्याख्या करने लगे। और बाइबिल को कई सारे लोग, छापे खाने का जब मशीन बैठा तो कई सारे लोग छापे खाने से कई हजार किताबें बाइबिल छापी गई, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा। बहुत सारे लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जब पढ़ने लगे तो भी चीजों को समझने लगे क्या सही है क्या गलत है। पुनर्जागरण में लोग अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने मस्तिष्क का दिमाग का यूज करके, अपने तर्क और चिंतन शक्ति का प्रयोग करके किसी भी बातों पर विश्वास करते हैं और किसी की भी बातों को मानते हैं। अंधानुकरण नहीं होता। अंधानुकरण तो है कि भाई जो जैसे रूढ़ियां जो आ गई, जो समाज बता दिया, भले ही वह गलत हो लेकिन उसको मान लिया जाए। लेकिन वो सही नहीं है तो सही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा था,
विधवा पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये सब चीजें, जो बाल विवाह था, ये सब कुप्रथाएं थी हमारे यहाँ। ये सब चीजों पर कड़ा प्रहार किया गया बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा। ये सब तो कुरीतियां थी ना, ये सब किसी भी समय में किसी भी काल में सही नहीं ठहराई जा सकती। उसके बाद यूरोप में एक महत्वपूर्ण घटना घटा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पोप और पादरियों ने जो बाइबल का व्याख्या अपने फेवर में किया था, अब अदर लोग भी लिखने लगे किताब, और लिख करके जो है सो सही व्याख्या करने लगे, जिससे कि लोगों को सही व्याख्या का नॉलेज हुआ, बाइबल के बारे में नॉलेज गेन हुआ, सही व्याख्या उनका, जिससे कि वे पोप और पादरियों के प्रति, कैथोलिक संप्रदाय के प्रति जो बिलीफ था वो धीरे धीरे जनता में कम होने लगी, और अदर लोग प्रोटेस्टेंट रिलीजन के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी वहां पर। एक समय की बात है, 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया के ऊपर, कुस्तुनतुनिया के ऊपर अटैक कर दिया। कुस्तुनतुनिया के ऊपर जब अटैक किया उन लोगों ने, 1400 तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अटैक किया। तुर्की जो थे ये इस्लाम धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? इस्लाम धर्म को मानते थे। और ये जो थे एक क्रिश्चियन, ये ईसाई धर्म को मानने वाले थे, ईसाई धर्म को मानते थे कुस्तुनतुनिया के लोग। तो तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पर अटैक कर दिया, तो जब अटैक कर दिया तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर, जब अटैक किया, तो तुर्कों ने जब अटैक किया कुस्तुनतुनिया के ऊपर 1453 ईस्वी में, तो अटैक करने के बाद यहाँ पर देखा गया कि 1453 में तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पर अटैक कर दिया गया, तो यूरोप वासियों के लिए पूर्वी देशों की ओर आने का रास्ता बंद हो गया। यूरोप वासियों के लिए पूर्वी देशों की ओर आने का रास्ता बंद हो गया, और कुस्तुनतुनिया के लोग, तुर्की लोग जो थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने लगे। तो यहाँ के लोग जो लोग कुछ जो धर्म परिवर्तन कर लिए डर के मारे, वे वहीं पे रह गए, और बाकी लोग जो विद्वान थे, जो दार्शनिक विचारधारा के थे, जो फिलोसफर थे, जो विद्वान थे, जो वो लोग अपने पांडुलिपि, अपने मूल ग्रंथों को लेकर के इटली शहर में चले आए। कहाँ गए? इटली शहर में चले आए। और इटली में आकर के उन लोगों ने क्या किया? तुर्कों के खिलाफ, तुर्कों की जो बुराइयां थी उनको प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया कि किस तरीके से विश्व में तुर्कों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। इस बात को बड़े स्तर पर उन लोगों ने उठाया, और इसके बाद तुर्कों ने क्या किया कि तुर्कों की आलोचना हुई, तो धर्म युद्ध भी हुए। यहाँ पर धर्म युद्धों का भी प्रभाव हुआ कि पुनर्जागरण से धर्म युद्धों की जो अच्छाइयां थी वे सामने आई, और यहाँ पर लोग अपनी पांडुलिपि, ग्रंथ इत्यादि को लेकर के तुर्कों के खिलाफ अपना प्रचार, दार्शनिक लोग जो थे वे अपना लेखन पद्धति के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता इत्यादि की बातों को लिखने लगे, लोगों को समानता, स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद तुर्कों का बहुत बुराई हुआ, यूरोप में आलोचना किया गया। उसके बाद जब यूरोप वासियों के लिए पूर्वी देशों की ओर आने का रास्ता बंद हो गया, तो भाई तो उन लोगों ने एक नवीन रास्ते की खोज करना प्रारंभ कर दिया। नवीन रास्तों की खोज करना उन लोगों ने प्रारंभ किया, और जब नवीन रास्तों का खोज करना प्रारंभ किया, तो इसी समय पुनर्जागरण का ही परिणाम था कि नई नई यंत्रों का वहां पर बनना स्टार्ट हुआ यूरोप में। इसी क्रम में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वह ब्रिटेन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप में स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो औद्योगिकीकरण, मतलब जब हाथों से किए जाने वाले कार्यों के स्थान पर जब मशीनों से काम किए जाने लगे, है ना, लेबर फोर्स की आवश्यकता जिसमें कम हो, जिस पद्धति में, उसे मशीनीकरण कहा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ। कारण यह था ब्रिटेन में स्टार्ट होने का कि वहां पर लोहे की खानें पर्याप्त मात्रा में थी, और वहां के लोगों के पास पूंजी का भी अभाव नहीं था, इसीलिए पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप से ही स्टार्ट हुआ। समझ गए? और पेट्रार्क जो थे, पेट्रार्क इसके जनक माने जाते हैं पुनर्जागरण के। समझ गए? उसके बाद क्या हुआ कि जब एक घटना जब हुई, तो यूरोप में क्या हुआ वहां पर कि यूरोप के जो लोग थे वहां पर, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी स्थिति वहां पर पैदा हुआ कि जब मशीनीकरण का जब दौर हुआ, तो मशीन से बहुत सारी चीजों का उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन इस हद तक बढ़ने लगा तब लोग बेचने के लिए दूसरे देशों की ओर रास्ता देखने लगे, दूसरे देशों की ओर जाने का रुख लोगों ने देखने लगा। तो दूसरे देशों की ओर जाने के लिए तो भाई रास्ता तो बंद हो गया था। इस रास्ते को खोज करने के लिए लोगों ने क्या किया कि नवीन रास्तों का खोज किया। क्या क्या लोगों ने? नवीन रास्तों का खोज किया, और नवीन रास्तों को खोज करने में लोगों ने क्या किया कि उसी समय भाई उत्पादन जब ज्यादा होगा तो कोई भी देश स्वाभाविक सी बात है कि वह अपने यहाँ की उत्पादित वस्तुओं को बेचना चाहेगा दूसरे देशों में, और दूसरे देशों में जब बेचना चाहेगा वह,
तो रास्तों की खोज करनी पड़ेगी उसे, क्योंकि रास्ता तो जरूरी है कि भाई नवीन रास्ते चाहिए, तभी वो अपनी वस्तुओं को ले जाकर के दूसरे देशों में बेच सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ वहां पर कि जो है सो जब वस्तुएं बनने लगी तो लोग अपना बेचने के लिए आगे बढ़े, और यूरोप वासियों के लिए पूर्वी देशों के आने का रास्ता बंद हो गया था। तब वहां पर लोगों ने क्या किया कि यूरोप से, या यूरोप है आपका यूराल पर्वत है, यहाँ पर यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है ना। यूरोपियन लोग जो थे, इन लोगों ने नवीन रास्ता खोज करने के लिए तैयार किया, जिसे समुद्री रास्ता कहते हैं। तो समुद्री रास्तों पर उसमें कोई निकलता नहीं था जल्दी, क्योंकि बड़ा डर लगता था, क्योंकि उस समय दिशा सूचक कोई यंत्र नहीं था। लेकिन मार्को पोलो ने जब दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया, जब एक कंपास का उसने डिस्कवर किया, खोज किया, तब उसे जब दिशा की पता लगने लगी समुद्रों में जाने से, जब समुद्र में जाने के बाद दिशा की जानकारी मिलने लगी, तब खासा वहां के लोगों को यह लगा कि नहीं, अब ये सही है, अब जाया जा सकता है समुद्री रास्तों पर। क्योंकि बड़ा वीर योद्धा जो होते थे भी समुद्री रास्तों पर जाया करते थे, क्योंकि उनके परिवारों को वहां के राजा के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता था कि हम आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल प्रोटेक्शन देंगे, और बिल्कुल प्रोटेक्शन देंगे तभी आप जाइए और सीधे समुद्री रास्तों का खोज करके आइए, आपको अद्भुत धन संपदा प्रदान की जाएगी। इन लोगों ने खोज करने के लिए निकला, और इस क्रम में जो है सबसे पहले कोलंबस निकला। कोलंबस ने जो है अमेरिका का खोज कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? कोलंबस ने अमेरिका का खोज कर दिया। उसके बाद निकला आपका जो है बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप का खोज किया, जो केप ऑफ गुड होप आपका जो है अफ्रीका के इस यहाँ पे है, एक केप ऑफ गुड होप है। यह स्थान क्या है? केप ऑफ गुड होप का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने केप केमोरिन अंतरिक्ष भी इसे कहते हैं, तो केप ऑफ गुड होप को खोज किया इसे यहाँ पर। उसके बाद वास्को डिगामा निकलता है, और वास्को डिगामा जो था पुर्तगाली था, वह जब निकला समुद्री रास्तों से, वह सबसे पहले यहीं पर पहुंचता है केप ऑफ गुड होप के पास, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे। उसके बाद फिर वह मोजाम्बिक आता है। कहाँ आता है? मोजाम्बिक, मतलब ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे आता है। वास्को डिगामा मोजाम्बिक आता है, और मोजाम्बिक जब वो आता है दोस्तों, तो मोजाम्बिक जब आया तो उसने देखा कि समुद्री रास्तों से कुछ व्यापारी हैं जो इसी रास्ते से इस तरफ बढ़ रहे हैं। वास्को डिगामा ने उन्हीं के रास्तों को फॉलो करते हुए कहां चला गया? तो वह पहुंच गया कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। जिसके मार्ग का अनुसरण कर रहा था वास्को डिगामा, वह कोई दूसरा नहीं, वह अब्दुल मजीद नाम का गुजराती व्यापारी था। कौन था? अब्दुल मजीद नाम का गुजराती व्यापारी था वह, और उसी के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसने क्या किया? कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गया। और जब कालीकट बंदरगाह पर वह पहुंचता है तो वहां के राजा जमोरिन थे। कहा कौन थे? यहाँ के राजा जमोरिन थे, जो बखूबी स्वागत किया वास्को डिगामा का, क्योंकि यह सुसज्जित था, एक योद्धा की तरह गया था। और भारत में अतिथि देवो भव का नारा बहुत ही प्रसिद्ध है। अतिथियों का स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, यह संस्कृति और सभ्यता है हमारी। तो यहाँ पर वास्को डिगामा का भी बखूबी स्वागत किया गया। और इस स्वागत में क्या हुआ कि जब वह यहाँ से जब गया 1498 ईस्वी में वह यहाँ पर पहुंच जाता है दोस्तों। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा यहाँ पर पहुंच जाता है। जब 1498 में वास्को डिगामा कालीकट जब भारत पहुंचता है, यहाँ से मसालों को लेकर के जाता है, यहाँ की धन संपदा को देख करके इसके आंख बंद हो जाते हैं, यह चकाचौंध में खो जाता है कि बार तो भारत बहुत ही धन संपदा, इतना बड़ा धनी देश तो हमने, धनवान देश, रिचेस्ट कंट्री हमने देखा ही नहीं था। वो यहाँ से मसालों को लेकर जाता है, स्पेसिस को लेकर जाता है, और कई गुने दाम पर जाकर यूरोप में बेचता है। जब वहां पर महंगे दाम पर बेचता है दोस्तों, तो भी वहां के लोगों को यह सस्ता लगता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर इतने सस्ते वस्तुएं मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब जाता है यहाँ से, तो वह 1500 जब 1498 में वह आया, उसके बाद जब मसालों को लेकर गया, महंगे दाम पर बेचा, तो भी वहां के लोगों को, यूरोप वासियों को सस्ता लगा। वह फिर दोबारा आता है इसी लोक में। 1502 ईस्वी में वह दोबारा वापस आता है यहाँ पर, और 1502 में जब दोबारा आता है तो फिर से चीजों को लेकर जाता है। और जब जाता है वहां पर मसालों को लेकर, तो जिन जिन लोगों को बेचता है वे लोग देख करके, सोच करके चकाचौंध में फंस जाते हैं, और वे भी अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए, उस रास्ते की खोज करने के लिए, उस रास्ते को देखने के लिए उनकी भी उत्सुकता बढ़ जाती है। उस देश के साथ व्यापार करने के लिए वे भी चाहते हैं, और वह देश कोई और नहीं, वह देश भारत था, जिसके साथ व्यापार करने के लिए यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन लालायित थे। इसलिए वहां पर कई सारे कंपनियों का स्थापना होता है। इस क्रम में वहां पर पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी
पुर्तगाल भारत में कंपनियों का आने का पहले सीक्वेंस देखा जाए, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है। देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही इस इतिहास की चीजों से बताते हुए और सीधे अब कहां पे आप लोगों को लाकर खड़ा करूंगा ये आप देखेंगे, क्योंकि कनेक्शन किस तरीके से सब्जेक्ट का कर रहा हूं मैं, इसको यदि आप समझ जाते हैं तो आपको संविधान समझना, संविधान को पढ़ना में उत्सुकता, एक लालसा आपको जगेगी सीखने की। और आप किसी भी विषय को जब पढ़ेंगे, यहाँ से आप इतिहास भी पढ़ें, यहाँ से आप संविधान भी पढ़ें, वो भी आपको समझ में आएगा। यहीं से आप यदि इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स भी यदि आप यहाँ से स्टार्ट करें, व्यापार से स्टार्ट करें, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। तो किस तरीके से मैं एक संविधान में प्रवेश कर रहा हूँ, भारतीय संविधान में, उस चीज को आप देखें कि जो हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास अभी कैसे प्रारंभ होगा, क्योंकि मैं कहां से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या क्या सब चीजें बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप इस विषय को समझने के लिए आप में एक एनर्जी का काम करेगा और आप इस तरीके से विषय को समझेंगे जैसे आप ऑनलाइन की जगह पर जैसे ऑफलाइन में पढ़ते थे, वह ऑनलाइन ही सुविधा आपको मिलने जा रही है और बहुत ही कंटेंट और कॉन्सेप्ट के साथ आप चीजों को समझने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब गए तो सबसे पहले कंपनियों का आने का जो क्रम है भारत में, वह सबसे पहले पुर्तगीज आए, पुर्तगीज के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। दोस्तों इस सीक्वेंस को आप लिख लेंगे, कौन कौन आए, पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए या डेन या फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए। तो लोगों ने अपनी अपनी कंपनियों की स्थापना किया, जैसे ब्रिटिश, जैसे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी सारी कंपनियां लोगों ने अपनी बनाया और कंपनियों ने भारत में व्यापार करने के लिए हर लोग अपनी लड़ाई और लोगों ने व्यापार करने के लिए आए। 1600 ईस्वी में मोस्टली हमको जो फोकस करना है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है प्यारे दोस्तों। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना होता है 1600 ईस्वी में, तो इस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ तो भारत में वर्चस्व करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आपस में लड़ने लगी। जब लड़ने लगी मोनोपोली को लेकर, एक अधिकार को लेकर के, तो इन सारी कंपनियों में आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और यह विवाद यहाँ तक आ गया कि अंततोगत्वा केवल दो ही कंपनियों का शक्ति बचा भारत में, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि पुर्तगीज कुछ सीमा तक ही फंसे रह गए। पुर्तगीज का अधिकार केवल आपका जो है सो गोवा इत्यादि, आपका दमन दीव दादर नगर हवेली इत्यादि के क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। और उसके बाद जो है क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में अंतिम युद्ध हुआ वर्चस्व को लेकर के। खैर ये दोनों आमने सामने से तो नहीं लड़े, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजा का साथ दिया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारतीय राजा का साथ दिया और सामना सामनी भारतीय राजा ही लड़ रहे थे, लेकिन पीछे से सपोर्ट दोनों कंपनियों का था। लेकिन ये दो युद्ध निर्णायक होते हैं भारतीय इतिहास में। एक तो युद्ध था 1757 ईस्वी का, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, प्लासी का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ प्लासी। दूसरा था 1764 ईस्वी का युद्ध, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। ये दो युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, एक तो बैटल ऑफ प्लासी, एक बैटल ऑफ बक्सर। ये दो युद्ध जब होते हैं तो इन दो युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद, दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए वह मन बना लेता है और भाई विजय हासिल हुआ उसे। तो विजय जब हासिल हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन दोनों युद्धों में, तो यह निर्णायक हुआ और यह निर्णायक युद्ध ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य जो भारत में व्यापार करना था, ईसाई धर्म का प्रचार करना था, वह बदल गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मंशा हो गया भारत में सत्ता स्थापित करना, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना और राजनीतिक सत्ता स्थापित करके भारतीयों पर शासन स्थापित करना, यहाँ के धन संपदा को शोषण करना उनका मोटो हो गया और ज्यादा भी लाभ कमाने की सोचने लगे यहाँ से, भारत से। इस क्रम में क्या हुआ उनका, तो इस क्रम में प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक अधिकार स्थापित किया, यह आपका देखिए भारत है।
ये आपका जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका भारत है और ये भारत का जो है सो बहुत क्षेत्रों को उन्होंने अधिकार किया और अधिकार उन लोगों ने भारत में कई वर्षों तक भारत में शासन किया उन लोगों ने और धीरे 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 अंततोगत्वा व्यापार करना स्थापित किया और अपना कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी स्थापित किया, एक बॉम्बे में प्रेसिडेंसी स्थापित किया और एक मद्रास में प्रेसिडेंसी स्थापित किया और एक 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना के द्वारा, ये 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना के द्वारा उन लोगों ने क्या किया कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्थापना उन्होंने किया। एक तो आपका था कोलकाता मद्रास, कोलकाता मद्रास और बॉम्बे या कोलकाता बॉम्बे और मद्रास, ये इस तरीके से उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी स्थापित किया दोस्तों। और 3 प्रेसिडेंसी के माध्यम से भारत पर शासन करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो जब शासन करना उन लोगों ने स्टार्ट किया भारत में और इसके द्वारा तो जब स्टार्ट किया इसके द्वारा उन्होंने शासन को स्थापित करना दोस्तों, जब स्टार्ट किया उन लोगों ने यहाँ पर सत्ता को स्थापित करना, इसी चीज को हम लोग को यहाँ पर समझना है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे कि कंपनियों ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्थापित किया, कोलकाता बॉम्बे और मद्रास, और यहाँ से शासन को नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया। अब इनकी मंशा भारत में व्यापार करना नहीं, शासन को स्थापित करना हो गया और सत्ता का स्थापना करने को लेकर के उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी की नींव भी रख दिया भारत में और इस प्रेसिडेंसी के माध्यम से शासन करना स्टार्ट किया दोस्तों। तो भारत में कंपनियों ने कई तरह का कानून बनाया यहाँ पर, उसी को ध्यान में रख करके हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों को आपको आज बताने वाले हैं। आइए हम सब चर्चा करते हैं, प्रवेश करते हैं आज के विषय वस्तु पे हम लोग, क्योंकि इस तरीके से इतिहास कहां से कहां होता चला आया। देखा आपने कि कहां से इतिहास यूरोप से, कहां से हम लोग यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो गया। यूरोप की कई सारी कंपनियां आपस में लड़ी और लड़ने के बाद अंततोगत्वा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिला और यह सफलता ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कई 100 वर्षों तक शासन करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये 2 युद्ध और उसके बाद भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना एक नियंत्रण स्थापित करना पूरा प्रारंभ कर दिया। भारत को शासित करने के अनेक प्रकार का कानून उन्होंने बनाया। जो कानून उन्होंने बनाया भारत में शासन को संचालित करने के लिए, उसी कानून को संविधान का पृष्ठभूमि कहा जाता है। संविधान का विकास, संवैधानिक विकास कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो आइए हम सब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की सीढ़ी को देखें कि कौन कौन से कानून अंग्रेजों ने भारत पर शासन को संचालित करने के लिए बनाया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, एक पद का नाम था हमारे यहाँ, पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। कौन थे? बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे दोस्तों। बंगाल के गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे प्रथम कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर। समझ गए? अब देखिएगा कैसे कैसे चेंज हो रहा है, आप नोट जरूर करते जाइएगा, ठीक ना। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए सर कितना कंटेंट देने पाए, यदि मैं कंटेंट आपको अच्छा देने पाया दोस्तों, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। इतना काम जरूर करेंगे आप, मुझे विश्वास भी है। आइए देखते हैं। तो बंगाल के गवर्नर को जो कहा जाता था पहले, वह बंगाल के गवर्नर कौन बने प्रथम? तो एक पद था जो बंगाल में कई बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी तीनों लोगों ने स्थापित किया और तीनों प्रेसिडेंसी में उन लोगों ने क्या किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी प्रमुख था उनका। कोलकाता जो का एरिया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, वह बहुत ही प्रमुख था उनका। सबसे पहला केंद्र उनका वही बना, वही उन्होंने सत्ता स्थापित किया और उसके बाद बंगाल के गवर्नर पद का इजाद किया, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। इसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की संसद में जाकर के एक बार घाटे का बजट पेश कर देती है और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की संसद में जाकर के घाटे का बजट पेश करता है, तो यह घाटे का बजट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक नासूर का काम करता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब घाटे का बजट पेश किया तो ब्रिटेन की संसद में जो बुद्धिमान व्यक्ति भरे पड़े थे, उन लोगों ने देखा कि कौन सा ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया देश है, और हमारे जो बिजनेसमैन जो हैं, 200 से अधिक जो बिजनेसमैनों का जो ग्रुप है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये सब लगता है कि वो अपना पेट खुद ही भरना चाहते हैं, मतलब सरकार को कोई फायदा पहुंचाना नहीं चाहते हैं। ये वहां के विद्वान लोगों ने, ब्रिटिश संसद में बैठे हुए विद्वानों ने सोचा, वहां के संसद सदस्यों ने सोचा, विचार किया, वहां के रानी ने विचार किया। अब उन्होंने मंशा बनाया
कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि घाटे का बजट पेश करना, भारत में आप शासन को संचालित कर रहे हो और भारत से घाटे का बजट पेश होने का मतलब ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि वह सोने की चिड़िया है भारत, वहां से घाटे में अब तक कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी देश लौटा ही नहीं है, तो घाटे का बजट पेश करने का मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। इसका मतलब उन्होंने समझा कि कंपनियां अपना जेब खुद भरना चाहती हैं, अपना पेट खुद भरना चाहती हैं, ब्रिटेन की सरकार को फायदा कम पहुंचाना चाहती हैं। तो ब्रिटेन की सरकार ने इन कंपनियों के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए जो पहला कानून पास किया वह पहला कानून कहा जाता है। यही देखिए पहला कानून प्रारंभ हो रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगाने वाला जो पहला कानून पास हुआ वह कौन सा कानून था दोस्तों? तो उस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मतलब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट नाम था प्यारे दोस्तों। इसको क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम था। रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम था प्यारे दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट जब पास होता है तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ तो यह कंपनी पर नियंत्रण लगाने वाला पहला कानून पास हुआ, यह रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण शुरुआत यहाँ से होती है। क्या होती है? इस रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण ब्रिटेन की संसद का कब से प्रारंभ होता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। समझ गए? यहाँ से क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। पहले जो बंगाल के गवर्नर जो पदनाम था, अब इस बंगाल के गवर्नर के पदनाम को चेंज कर दिया जाता है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या कर दिया जाता है? तो इस पद का नाम कर दिया जाता है दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बना क्या दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स बना था। वारेन हेस्टिंग्स बना था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स बना था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दैट इज कॉल्ड वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले बंगाल के गवर्नर का पद नाम था, जो प्रथम गवर्नर बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव बने। लेकिन 1773 ईस्वी के तहत जब कंपनियों पर नियंत्रण स्टार्ट हुआ पहली बार, तो यहाँ से बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यहाँ पे जनरल जोड़ दिया गया तो नया पद का सृजन हुआ, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया दोस्तों। किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। एक और देखिए कौन कौन से काम यहाँ पर हुए। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ना, बंगाल जो प्रेसिडेंसी था आपका, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मतलब जो बंगाल या जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या कहते हैं? तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो था, या बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी आपकी, बंगाल प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी जो था आपका, तो बंगाल या कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन दो प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया। मतलब बम्बई और मद्रास, ये दोनों जो प्रेसिडेंसी थे, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया? तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और क्या हुआ? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्यारे दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य किया गया। और महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर होता है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर यह हुआ कि जो कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो था कंपनी के ऊपर दोस्तों, तो ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण स्थापित हो गया है ना। कंपनी के ऊपर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण स्टार्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों। अर्थात कंपनी की गवर्निंग बॉडी से कहा गया,
ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कहा गया? ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी का गवर्निंग बॉडी कहा गया और इस डायरेक्टर्स का नियंत्रण, ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ हो गया और नियंत्रण यही किया करती थी उनके ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर। और आप ये भी देखें कि सैन्य मामलों की जानकारी क्या था दोस्तों? तो सैन्य मामलों की जानकारी, सैन्य मामलों की जानकारी जो थी, सैन्य मामलों की जानकारी किसी देना अनिवार्य कर दिया गया? तो ब्रिटेन की संसद को देना अनिवार्य कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, संसद को देना अनिवार्य कर दिया गया। संसद मतलब कौन? तो ब्रिटेन की संसद को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ की सैन्य मामलों की जानकारी, भारत के सैन्य मामलों की जानकारी देना ब्रिटेन की संसद को अनिवार्य कर दिया गया। अब यहाँ पर सूचना देना इनको पड़ता था। समझ गए? ब्रिटेन की संसद में कंपनियों को भारत के सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और महत्वपूर्ण काम हुआ। आप यहाँ पर देखो, जो कंपनी लोग थे वे भ्रष्टाचार किस तरीके से करते थे? तो वे यहाँ पर कहते थे कि हमें यहाँ से जो वे रिश्वत लिया करते थे, उपहार लिया करते थे भारत से, तो भारत से रिश्वत और उपहार लेना भी प्रतिबंध कर दिया गया। रिश्वत और उपहार लेना भी क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। दोस्तों, प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो भारत से रिश्वत और उपहार लिया करते थे भारतीयों से, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्यारे दोस्तों, समझ गए? प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्यारे दोस्तों, 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक क्या किया जाता है? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट है, शेड्यूल कास्ट मत समझ लेना। एससी मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है 1774। कोई बच्चा बोलेगा कि सर 1774 आप बता रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों बनाने में समय तो लगेगा ना। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और इस सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश कौन थे? इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे थे प्यारे दोस्तों, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। इसको याद कर लेना, एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। समझ गए? तो 1773 में मैंने आपको क्या क्या बताया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी पास हुआ। कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला कानून से कहा गया। बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। दोस्तों, समझ गए? और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। समझ गए? और बंगाल प्रेसिडेंसी या कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। मतलब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। समझ गए? और कंपनियों पर नियंत्रण लगाने के लिए ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया। और ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण किसके ऊपर हो गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण हो गया और रिश्वत लेना, उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया कंपनियों के लिए। और 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ये 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और इस गवर्निंग बॉडी के लिए जो परिषद था, उस परिषद में 4 सदस्य थे। प्यारे दोस्तों, कितने थे? 4 सदस्य थे परिषद में, जो हेल्प किया करते थे गवर्नर जनरल को। समझ गए? तो ये चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ, आप चीजों को सुन भी रहे हो, मैं बोर्ड पर लिखा भी तो आप लिख लिए होगे, या सुन करके भी चीजों को आप नोट कर सकते हो। आप नोट जरूर करते जाना, कई बार वीडियो को जरूर देखना। आओ अब मैं दूसरे एक्ट की बात करता हूँ। दूसरा कानून कौन सा बना ब्रिटिश कंपनी के द्वारा? देखो कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। अब अगला एक्ट आता है प्यारे दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। क्या आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था सर, जो 1781 में आया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था प्यारे दोस्तों, यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। समझ गए? इसमें क्या किया जाता है? इसमें कलकत्ता की सरकार को क्या किया गया? कमियों को दूर करने के लिए, तो जो कलकत्ता की सरकार थी ना, जो कलकत्ता की सरकार थी प्यारे
प्यारे दोस्तों, कलकत्ता की सरकार को, समझ गए, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। किनका किनका? कोलकाता। देखो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया था। तो इसके तहत क्या किया गया, तो पहला पॉइंट हुआ, कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए प्यारे दोस्तों कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कानून बनाने की शक्ति कर दिया गया। और यह इसलिए लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट कि भारत के गवर्नर जनरल और जो सर्वोच्च न्यायालय था, इन दोनों के शक्ति कार्यों में सीमांकन करना कि एरिया क्या क्या है आप लोगों का, क्या है आप लोगों का एरिया क्या क्या है। समझना, दूसरी बात को लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भारत के जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनमें और जो सुप्रीम कोर्ट स्थापना किया गया था कलकत्ता में, इन दोनों के बीच में इनके शक्ति कार्यों का सीमांकन करने के लिए भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ही प्रावधान किया गया। समझ गए, ये सीमांकन किया गया इसके द्वारा। समझ गए ना बात को। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आता है एक और, यहाँ पर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का आता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्या है? अब अगला जो पॉइंट आता है तुम्हारा, वह पॉइंट आता है प्यारे दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है प्यारे दोस्तों 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट है। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और 1784 ईस्वी का जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है प्यारे दोस्तों, तो 1773 ईस्वी का जो 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसके तहत क्या हुआ, तो द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ किया गया। व्यवस्था प्रारंभ किया गया प्यारे दोस्तों, प्रारंभ किया गया यहाँ से। समझ गए, द्वैध शासन व्यवस्था के प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो पिट्स ऑफ इंडिया आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी से माना जाता है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो 1773 ईस्वी के तहत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी के रूप में कार्य कर रहा था, उसकी स्थापना किया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक किया गया एक और काम कि राजनीतिक मामलों में, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ तो किया गया, लेकिन यहाँ पर एक काम जो किया गया, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए प्यारे दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है। एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। देखो कंपनी के ऊपर कैसे नियंत्रण स्थापित हो रहा है धीरे धीरे। पहले बताया 1773 में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक नियंत्रण बॉडी के रूप में हुआ। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक क्षेत्रों पर नियंत्रण या उसका अधीक्षण या उसका मॉनिटरिंग करने के लिए कर दिया गया, अनुमति दी गई। जो पहले 1773 ईस्वी के तहत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल यह मॉनिटरिंग करने का अधिकार दिया गया कि आप केवल कंपनी के व्यापारिक अधिकार क्षेत्रों पर ही मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन राजनीतिक क्रियाकलापों पर मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल जो कार्य था, राजनीतिक कार्यों पर मॉनिटरिंग या नियंत्रण करने के लिए क्या स्थापित किया गया, तो नियंत्रण बोर्ड का नाम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया प्यारे दोस्तों। तो दो आपने देखा यहाँ से कैसे, एक तो आपका था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो आपका व्यापारिक क्षेत्रों पर मॉनिटरिंग कर रहा था, और एक राजनीतिक क्षेत्रों पर मॉनिटरिंग करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दिया जाता है। समझ गए, इन दोनों में अंतर को जरूर ध्यान से समझिएगा। और क्या किया गया इसके द्वारा, तो द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत तो किया ही गया यहाँ से, समझ गए। और पहली बार यहाँ से क्या हुआ, पहली बार यह घोषित किया गया प्यारे दोस्तों कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मतलब भारत में
भारत में जो कंपनी का शासन था, भारत में कंपनी के शासन को क्या घोषित किया गया? तो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। क्या किया गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया पहली बार। समझा गया? भारत में 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। समझ गए? और मैं आपको यहाँ पर बताया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी 1773 ईस्वी के तहत, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया कि आप केवल व्यापारिक मामलों की मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन राजनीतिक मामलों पर प्रबंधन या नियंत्रण कौन लगाएगा? तो नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल लगाएगा। तो अब दो हो गए यहाँ से, है ना? एक हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और भारत में कंपनी के शासन पर, भारत में कंपनी के शासन को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया पहली बार इसके तहत, इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। प्यारे दोस्तों, समझ गए? और एक काम और यहाँ पर किया गया, मद्रास बम्बई के सरकार को, जो मद्रास का सरकार था, कौन था? जो मद्रास का सरकार था और जो बम्बई का सरकार था, प्यारे दोस्तों, मद्रास और बम्बई के सरकार को, समझ गए, कोलकाता या बंगाल के अधीन कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? बंगाल के दोस्तों, बंगाल के अधीन कर दिया जाता है, बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये आपका था महत्वपूर्ण एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इतने महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आ सकता है। अब आइए हम सब बात करते हैं दूसरी पॉइंट को। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट भी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट के बारे में कि चार्टर एक्ट क्या कहता है। देखिए चार्टर एक्ट क्या था कि अब देखिए ब्रिटिश कंपनियों के ऊपर नियंत्रण और कैसे देखिए सख्त होता चला गया। अब जो है सो ब्रिटेन से क्या कानून बना? एक चार्टर एक्ट कानून बना। वहां से क्या बना? चार्टर एक्ट कानून बना दोस्तों। समझ गए? क्या बनता है? चार्टर एक्ट बनता है। चार्टर एक्ट 1813 यह कानून चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? जैसे कॉन्ट्रैक्ट जानते हो ना, लीज जानते हो ना। अब लीज के आधार पर कम से की कोई भी बिजनेसमैन को यदि पहाड़ लीज पे दिया जाता है, माउंटेन माइनिंग करने के लिए लीज पर दिया जाता है कि 20 वर्षों के लिए या 5 वर्षों के लिए आपको लीज पर दिया गया। या फिर कोई साइकिल स्टैंड है तो साइकिल स्टैंड के लिए भी जो ट्रेनिंग होता है, जो वहां पर लीज पर होता है, तो वहां पर क्या होता है कि उसको 2 वर्षों के लिए लीज पर दिया जाता है कि 2 वर्षों तक कुछ नहीं बोला जाएगा। उसी तरह से कंपनियों को अब जो है यहाँ पर 20 वर्षों के लिए लीज पर चीजें दी जाने लगी। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए लीज पर कॉन्ट्रैक्ट के समझौता के आधार पर दिया जाने लगा कि 20 वर्षों तक आपको अधिकार देते हैं यहाँ पर करने के लिए। समझ गए? ये अधिकार दिया गया। तो अब यहाँ से क्या होता है? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कि कंपनियों का जो व्यापारिक अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, क्या कर दिया गया? जो व्यापारिक अधिकार था कंपनियों का, जो व्यापारिक अधिकार था, जो कंपनियों का व्यापारिक अधिकार वह समाप्त कर दिया गया, समाप्त हो गया। समझ गए? लेकिन चाय का मोनोपोली, चाय का जो चीन के साथ व्यापार करते, चाय का चीन के साथ जो व्यापार होता था, उस पर एकाधिकार बना रहा, उस पर एकाधिकार बना रहा। प्यारे दोस्तों, समझ गए? चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या होता है कि कंपनियों को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का मिलता है अधिकार, लेकिन व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन चाय का चीन के साथ व्यापार जो होता था उसके ऊपर कंपनियों का एक अधिकार बना रहा, उसको लिया नहीं गया। और इसी चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर, प्यारे दोस्तों, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। और ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी जाती है। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति भी प्रदान की जाती है। प्यारे दोस्तों, ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति भी प्रदान किया जाता है यहाँ से 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। इतने पॉइंट को आप यहाँ पर याद करेंगे। समझ में आ गया?
ठीक है ना। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति कब दिया गया, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत दिया गया। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान कब किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था उसके ऊपर एक अधिकार इनका बना रहा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, और व्यापारिक अधिकार समाप्त कब हुआ, तो 1813 के तहत व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया प्यारे दोस्तों। अब आपका आता है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी का, क्या आता है, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी का आता है प्यारे दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या क्या कैसे नियंत्रण स्थापित हो गया, तो व्यापारिक अधिकार पर तो नियंत्रण हो ही गया, और चीन के साथ केवल चाय का मोनोपोली केवल कंपनियों का बना रहा था यहाँ तक, लेकिन अब चेंज होता है, अब आता है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। कौन आता है, अब आपका आता है यहाँ से 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट पास होता है प्यारे दोस्तों। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है कि कंपनियों का यहाँ से व्यापारिक अधिकार जो था वह पूर्णतः समाप्त हो जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है, व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः यहाँ से समाप्त कर दिया जाता है, समझ गए। जब पूर्णतः व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, व्यापारिक अधिकार यहाँ से पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है कंपनियों का, समझ गए, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा, समझ गए। अब भारत पर केवल वे शासन कर सकते थे, क्या है, अब जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग केवल भारत पर शासन कर सकते थे, शासन कर सकते थे, समझ गए। अधिकार, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, तो इसका मतलब था कि यूरोप की अब जितनी कंपनियों को अधिकार मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, अब उससे ज्यादा यूरोप की अन्य कंपनियां भी भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी, समझ गए। अब वो अनुबंध जो था ब्रिटेन की सरकार और कंपनियों के साथ, अब वो खत्म हो गया, समझ गए, उनका अधिकार यहाँ से खत्म कर दिया गया प्यारे दोस्तों, समझ गए। अब यहाँ से क्या होता है, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत फिर 20 वर्षों के लिए यहाँ से अधिकार दिया गया उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर यहाँ से व्यापार करने के लिए, ठीक ना। फिर 20 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया, चार्टर एक्ट 20 वर्षों पे पास किया जा रहा था, समझ गए, लेकिन व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया इसके द्वारा। और इसी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या होता है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले का नाम सुने ना, अंग्रेजी के लिए अनिवार्य किया था इसने, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या करता है यह, प्रथम विधि आयोग की स्थापना करता है। तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना यहीं से माना जाता है। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले ने प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया था प्यारे दोस्तों। क्या किया था, प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया था। यही नहीं किया इसने, एक काम और किया, यहाँ से जो है सो आपका दास प्रथा की समाप्त मानी जाती, दास प्रथा की समाप्ति हो जाती है। क्या हो जाता है, दास प्रथा की समाप्ति यहाँ से हो जाती है। संविधान निर्माण के जो प्रयास थे, जो संविधान निर्माण के जो प्रयास थे दोस्तों, संविधान निर्माण के प्रयास यहीं से प्रारंभ होते हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ। हाँ, भारत पर केवल वे शासन कर सकते थे कंपनी लोग। प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। दास प्रथा की समाप्ति की गई। संविधान निर्माण के प्रथम संकेत दिए गए यहाँ से, समझ गए। और क्या होता है, तो सिविल सेवकों के लिए जो सिविल सेवा था, तो सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया दोस्तों। खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया कि खुली प्रतियोगिता के द्वारा ही अब जो है सो प्रयास किया गया। क्या बोलते हैं, प्रावधान, मतलब ये कह सकते हैं सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता है ना, खुली प्रतियोगिता प्रारंभ करने का प्रयास हम लोगों को यहाँ से दिखाई पड़ता है, समझ गए। प्रयास हुआ कि खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होगा, मतलब ओपन कंपटीशन के माध्यम से जो है सिविल सेवकों का चुनाव होगा।
अब देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ, जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक पद का नाम चेंज किया गया था। बंगाल की गवर्नर से पद नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था प्यारे दोस्तों, लेकिन अब फिर से पद का नाम चेंज होता है और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है दोस्तों। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत कहां से हुई? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुई। जितनी भी बातें बोर्ड पर आपको लिखी हुई दिख रही हैं, ये सारे प्रयास, सारे प्रावधान, समझ गए, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था। समझ गए, इसे भी आप लिख लेंगे। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका जो है दूसरी पॉइंट यहां से दोस्तों, समझ गए, दूसरी पॉइंट अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और दूसरी पॉइंट अब मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। अब आएगा हम लोगों का अगला पॉइंट। आइए दोस्तों, अब जो है सो आपका स्टार्ट होता है यहां से 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नया चार्टर एक्ट आता है। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या होता है? अब इस चार्टर एक्ट में मैं आपको बता दूं कि आपने लॉर्ड डलहौजी का नाम तो सुना होगा। लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड डलहौजी जो थे, ये साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध था। साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। यह साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ करता है क्योंकि 1857 ईस्वी, समझिएगा, 1857 ईस्वी के पहले का यह एक्ट है। 1857 ईस्वी की जो पहली क्रांति हुई थी उसके 5 वर्ष पहले यह कानून आया था कि चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी का। इसमें क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति यहाँ से बढ़ावा दिया था। समझ गए, साम्राज्य विस्तार की क्या किया था इसने? बढ़ावा दिया था दोस्तों। क्या किया था? बढ़ावा दिया था इसने, डलहौजी ने। समझ गए, और कई सारे क्षेत्रों को, कई सारे रजवाड़ों को अपने साम्राज्य में इसने क्या कर लिया? मिला लिया था। बहुत सारे साम्राज्यों को इसने अपने साम्राज्य, बहुत सारे रजवाड़ों को अपने साम्राज्य में डलहौजी ने मिला लिया, अंग्रेजों ने मिला लिया। समझ गया, और क्या कहा इसने? तो व्यापगत सिद्धांत एक यहाँ पे आता है कि व्यापगत सिद्धांत आता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि व्यापगत सिद्धांत क्या है। आप सुने होंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता है प्यारे दोस्तों। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था प्यारे दोस्तों, व्यापगत सिद्धांत के तहत क्या था कि जो राजा लोग जो थे, राजा लोगों के साम्राज्यों को छीन लेता था, ले लेती थी सरकार वहां पर। किस आधार पर? कुशासन के आधार पर ले लेती थी। समझ गए, या फिर जिस राजा के कोई बाल बच्चे नहीं हुआ करते थे, वे राजा कोई गोद नहीं ले सकते थे किसी भी बच्चे को। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर वे, उनका साम्राज्य खत्म हो जाता था, राजा गए, उनके बाल बच्चे तो है ही नहीं, फिर साम्राज्य को पूरा अंग्रेजी हुकूमत अपने हैंड ओवर में ले लिया करती थी। यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की थ्योरी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापगत सिद्धांत का प्रावधान किस समय आया था? 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत आया था दोस्तों। इस बात को आप याद रखेंगे। समझ गए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप आपने समझ गया। इसके तहत राजाओं के रियासतों को अपने हैंड ओवर में ब्रिटिश हुकूमत ले लिया करती थी प्यारे दोस्तों। यह व्यवस्था था यहाँ पर। अब देखिए, संपूर्ण भारत में यहाँ पर क्या किया गया? 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया? देखिए, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, उसके 20 वर्षों के बाद 33 आया, उसके 20 वर्षों के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया? यहाँ पर संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए प्यारे दोस्तों, संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। विधान मंडल का प्रावधान किया जाता है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए कैसे कानून में परिवर्तन हो रहा है, समझ गए। अब यहाँ से क्या होता है? नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। नामजदगी का
सिद्धांत प्यारे दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण है। नामजदगी का सिद्धांत क्या है? तो नामजदगी का सिद्धांत जो होता है कि मतलब जो पहले ब्रिटिश हुकूमत पर पहले केवल दूसरे लोग ही नियुक्त होते थे, समझ गए, अब केवल उनकी नियुक्ति नहीं होती थी, अब कुछ भारतीयों की भी नियुक्ति करने की प्रावधान किया गया, समझ गए। तो नामजदगी के सिद्धांत इसे ही कहा जाता है, समझ गए। नामजदगी का सिद्धांत किसे कहते हैं? कि नामजदगी का सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों कि जो पहले जो केवल बड़े पदों पर केवल अंग्रेज अधिकारी ही नियुक्त होते थे, अब केवल वे नियुक्त नहीं होंगे, अब कुछ भारतीयों को भी इसमें शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा दोस्तों, मतलब भारतीयों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। किसमें? तो आईसीएस का जो एग्जाम था, इंडियन सिटीजन सर्विसेज जो था, है ना, इंडियन, भाई आज ना आईएएस का एग्जाम हो गया है, पहले तो आईसीएस ही कहते थे इसे, तो आईसीएस में जो है भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया, समझ गए। भारतीयों को भी अब इसमें शामिल करने का प्रावधान किया जाता है। तो भारतीयों को आईसीएस के एग्जाम में शामिल करने का प्रावधान किसमें किया गया दोस्तों? तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। दो सिद्धांत को नाम याद रखेंगे। यहाँ पर क्या क्या हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स याद करेंगे। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधानमंडल का प्रावधान किया गया, नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त किया गया और आईसीएस में भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया दोस्तों। यह आपका 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। आइए अब हम सब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1858 ईस्वी का जो अधिनियम था दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था दोस्तों, इसे कहा जाता है क्राउन का शासन, इसे मुकुट का शासन कहा जाता है, मुकुट का शासन कहा जाता है दोस्तों, रानी का शासन कहा जाता है, रानी का शासन भी इसे कहा जाता है। इतने नामों से इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो शासन के नियंत्रण की बागडोर थी वो ब्रिटेन की रानी के हाथों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्रिटेन की रानी के हाथों में चला जाता है दोस्तों। और ब्रिटेन की रानी के हाथों में जब गया यहाँ से, तो पहला प्रावधान किया गया, यहाँ से कंपनी का शासन प्रारंभ खत्म, बिल्कुल पूर्णतः खत्म। अब यहाँ पर सीधे रानी का शासन आ जाता है। इसका होता है रानी का शासन यहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों। तो एक यहाँ पर क्या होता है, जो 1773 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, 1773 ईस्वी के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था और 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था दोस्तों। इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया, इन दोनों को समाप्त करके क्या किया गया? अब तो एक नया पद सृजित किया गया, जो भारत का राज्य सचिव लाया गया, भारत का राज्य सचिव का पद का प्रावधान किया गया दोस्तों। यह शुरू किया गया, क्या किया गया? शुरू किया गया। भारत का राज्य सचिव का पद जो है एक प्रारंभ किया गया, यहाँ से जो एक किया गया। अब इन दोनों की शक्ति किसे दे दी गई? तो भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया दोस्तों, भारत के राज्य सचिव को। यह किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी थे। राज्य सचिव ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। एक थे आपके, तो यहाँ से रानी का शासन स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। यहाँ से एक पद प्रारंभ होता है, फिर से पद को चेंज कर दिया गया। 1733 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था दोस्तों, वह चेंज कर दिया गया और यहाँ से पद एक नया बना कि भारत का वायसराय का पद यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो भारत का वायसराय प्रथम कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनता है। कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनता है दोस्तों। तो लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का प्रथम वायसराय कहते हैं। और अंतिम गवर्नर जनरल, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड कैनिंग।
समझ गए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहते हैं? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। समझ गए। ये था 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, महत्वपूर्ण पॉइंट इसका। अब आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। अब कौन सा आता है? भारत परिषद अधिनियम आता है 1861 ईस्वी का, जो यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। समझ गए। अब क्या आता है आपका 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आता है। परिषद अधिनियम आता है दोस्तों, भारत का परिषद अधिनियम आता है 1861 ईस्वी में। यहाँ पे क्या होता है? तो मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव यहीं से प्रारंभ होती है। मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव यहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों, नींव डाला जाता है। मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव कहीं से प्रारंभ हुआ तो कहां से हुआ? वो आपका 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम से प्रारंभ होता है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव यहाँ से प्रारंभ होती है। समझ गए। अब यहाँ से क्या होता है? जो आपका लॉर्ड कैनिंग था ना, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? एक नया पोर्टफोलियो सिस्टम को प्रारंभ करता है। किसे प्रारंभ करता है? पोर्टफोलियो सिस्टम को प्रारंभ करता है, जिसे समविभागीय प्रणाली कहते हैं। समविभागीय प्रणाली कहा जाता है। समविभागीय प्रणाली कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने प्रारंभ किया। पोर्टफोलियो सिस्टम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पोर्टफोलियो सिस्टम इसे कहते हैं दोस्तों। पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ से प्रारंभ होता है। और यह पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था कि जो आर्थिक जानकारी थी, इस कार्य के लिए जो पद नियुक्त किया जाता था, जो पदाधिकारी, वही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होता था। मतलब सारे आर्थिक क्षेत्रों का, आर्थिक क्रियाकलापों का ब्यौरा रखना, है ना, सूचीबद्ध तरीके से उसका डाटा रखना, आय व्यय का, न कितना आया कितना गया, इन सब चीजों का जानकारी एक अधिकारी को रखना होता था। उसी को जानकारी रखना ही कहा गया संविभागीय प्रणाली। समझ गए। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब पूरे हर चीजों का ऑडिट करने का कार्य जो है सो प्रारंभ यहाँ से प्रारंभ होता है। समझ गए। इसे बोलते हैं संविभागीय प्रणाली। आर्थिक क्रियाकलापों की जानकारी एकत्रित करना यहाँ से प्रारंभ होता है। और यहाँ से क्या होता है कि जो बंबई और मद्रास जो था, बंबई और मद्रास जो था प्यारे दोस्तों, तो बंबई और मद्रास के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो मद्रास, बंबई और मद्रास को कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया गया था कोलकाता को, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को। लेकिन अब यहाँ पर इसके द्वारा क्या हुआ कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या किया गया? कानून बनाने का अधिकार वापस दे दिया गया। कानून बनाने का अधिकार जो था ना, वह क्या कर दिया गया? वापस कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया? कानून बनाने का अधिकार वापस कर दिया जाता है इनको यहाँ से। समझ गए। और यहीं से स्टार्ट होता है विकेंद्रीकरण की शुरुआत, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जो है यहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन की सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा। समझ गए। अब यहाँ से क्या होता है, एक चीज और आप समझोगे कि 1861 ईस्वी के तहत ही जो है सो क्या यहाँ से होता है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया। किसको किया? लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? 3 भारतीयों को शामिल किया। 3 भारतीयों को शामिल करता है। किसमें? 3 भारतीयों को शामिल करता है प्यारे दोस्तों, विधान परिषद में मनोनीत किया गया। किन्हें किन्हें? तो एक तो बनारस के राजा थे, एक बनारस के राजा को, एक पटियाला के महाराज को और एक सर दिनकर राव को। लिख लेना इसे। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद के लिए मनोनीत किया जाता है इन लोगों को। समझ गए। और यहाँ से क्या होता है, 1861 ईस्वी के परिषद अधिनियम से वायसराय जो थे ना, वायसराय को आपातकाल की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया जाता है। वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार इनको प्रदान कर दिया जाता है दोस्तों। यह था आपका 1861 ईस्वी का परिषद अधिनियम। यहाँ पर 3 लोगों को मनोनीत करते हैं। 3 लोगों का नाम बता दिया। लॉर्ड कैनिंग ने मनोनीत किया था, विधान परिषद ने मनोनीत किया था। 3 लोग कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को मनोनीत किया गया था प्यारे दोस्तों। आइए अब अगला जो आपका अधिनियम आता है, अगला परिषद अधिनियम भी आपका आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए। अब अगला आता है आपका जो है
92 का, कब का आता है? 92 का आपका आता है 1892 का परिषद अधिनियम आता है। 1892 का परिषद अधिनियम आता है, परिषद अधिनियम अब यहाँ पर आता है। इसके द्वारा क्या होता है? 1892 के परिषद अधिनियम के द्वारा दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था जो है सो यहाँ पर नाम प्रारंभ होता है, प्रणाली का प्रावधान किया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया जाता है। लेकिन ये बात को याद रखना कि चुनाव शब्द यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं होने पाया कि चुनाव शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की प्रावधान यदि पूछा जाएगा तो 1892 बताओगे, परिषद अधिनियम को बताओगे, समझ गए। और यहाँ से क्या हुआ? चुनाव जो था चुनाव का प्रयोग दरअसल यहाँ से नहीं किया गया था, समझ गए। वायसराय को एक और अधिकार दिया गया कि जो वायसराय था यहाँ पर 1892 का जो परिषद अधिनियम था, 1892 के परिषद अधिनियम से जो वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि भाई जो भी राजस्व है, जो व्यय है, जो आगत है, इस पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, समझ गए, बहस करने का अधिकार दिया गया, समझ गए। वायसराय को इस सब मामलों पर बहस इत्यादि करने का अधिकार दे दिया गया। राजस्व इत्यादि के मामले पर वो प्रश्न भी पूछ सकता था और बहस भी कर सकता था, ये सारे अधिकार उसको प्रदान कर दिए गए यहाँ से, समझ गए। तो 1892 में आपने क्या देखा? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया, समझ गए। और क्या किया गया यहाँ से? तो एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ से हुआ कि वायसराय को राजस्व और व्यय से संबंधित मामलों पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार वायसराय को प्रदान कर दिया जाता है, समझ गए। इसके बाद आपका आता है जो है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। मार्ले और मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इसे, मार्ले मिंटो सुधार। ये जो मार्ले दो नाम है इसमें, मार्ले मिंटो दो नाम जोड़ करके बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म किसे बोलते हैं? तो 1909 के परिषद अधिनियम को कहा जाता है, समझ गए। ये लॉर्ड मार्ले थे। कौन थे? लॉर्ड मार्ले। और ये थे आपके लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, दोनों को जोड़ दोगे तो सीधे शॉर्ट में मार्ले मिंटो कहा जाता है, समझ गए। यहाँ से क्या होता है कि 1900 यहाँ से क्या होता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, यहाँ से क्या होता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया जाता है। प्रथम भारतीय ऐसे बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम ऐसे भारतीय बने जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में इनको शामिल किया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। प्यारे दोस्तों, कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। अब देखो, मुसलमान जो थे, मुस्लिम जो थे, यहीं से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं, पृथक सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड करते हैं मुस्लिम लोग। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुसलमानों की बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर देता है, जिससे कि मुस्लिम लोगों के विरोध से कम अंग्रेज बच सके। इसीलिए वे ऐसा प्रावधान किए थे। इसीलिए लॉर्ड मिंटो ने यह काम किया। तो लॉर्ड मार्ले जानते हो कौन था? लॉर्ड मार्ले दोस्तों यह सचिव था। कौन था? यह सचिव था। लॉर्ड मार्ले सचिव था और लॉर्ड मिंटो कौन था? यह वायसराय था, समझ गए। लॉर्ड मिंटो वायसराय, लॉर्ड मार्ले सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय था। इसी को कहा जाता है संप्रदायवाद का जनक। भारत में संप्रदायवाद का जनक इसे कहते हैं। तो जनक इसे कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को भारत में संप्रदायवाद का जनक कहा जाता है। दोस्तों, यह 1919 का अधिनियम था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गए। इतने बात को याद रखना। अगला आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्या था? लिख लिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला आता है 1919 का अधिनियम। दोस्तों, क्या आता है? 1919 का अधिनियम अगला आता है तुम्हारा। 1919 के अधिनियम में क्या हुआ? उसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का जब अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम जब आया, तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। ये भी दो नाम है इसमें। मॉन्टेग्यू जो था, लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो था, यह सचिव था प्यारे दोस्तों, क्या था, सचिव था। और चेम्सफोर्ड क्या था, यह वायसराय था, समझ गए, वायसराय था। तो मॉन्टेग्यू सचिव था, चेम्सफोर्ड वायसराय था, दोनों को शॉर्ट में बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, समझ गए। यहाँ से क्या होता है, 1919 के अधिनियम से जो है, यहाँ से प्रारंभ होता है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत होती है। क्या होता है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत मानी जाती है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, समझ गए। पहला जो था वह था राज्य परिषद। पहला क्या था, वह था राज्य परिषद। कौन था, राज्य परिषद था पहला। और दूसरा कौन था, पहला तो था राज्य परिषद, और दूसरा जो था वह केंद्रीय विधानसभा। कौन था दूसरा, केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा जो था यह दूसरा था। ये द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, समझ गए यहाँ पर। और यहाँ पर प्रांतों में भी द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया था इसी के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ माना जाता है, समझ गए। और यहाँ से प्रत्यक्ष चुनाव के स्रोत प्रारंभ हो जाते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, प्रत्यक्ष प्रावधान का जो है सो प्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत यहाँ से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव जो था, प्रत्यक्ष निर्वाचन देश में यहाँ से प्रारंभ होता है, समझ गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन का कॉन्सेप्ट यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से एक काम और होता है कि लोक सेवा आयोग का गठन होता है। क्या होता है, लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ से माना जाता है। क्या मानते हैं, लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ से माना जाता है प्यारे दोस्तों, समझ गए। लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ से माना जाता है, समझ गए। और केंद्र के बजट बनाने वगैरह के अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। जो केंद्र के बजट बनाने की अधिकार थे, राज्यों का अलग, केंद्र के बजट को राज्यों से डिफरेंट कर सकते हो। केंद्र का बजट जो था वह राज्यों से अलग कर दिया जाता है, समझ गए। केंद्र का जो बजट था वह राज्य से अलग, केंद्र का बजट राज्य से अलग कर दिया गया इसके द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद थे। प्रांतों में भी द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया देश में, और लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। और केंद्र का जो बजट था वह केंद्र का बजट राज्य के बजट से डिफरेंट कर दिया गया प्यारे दोस्तों, दोनों को अलग कर दिया गया। और यहाँ से क्या किया गया, दो चीजें की गई जो है सो, एक तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। जो प्रांतीय विषय थे उसे दो भागों में बांट दिया गया, एक था हस्तांतरित और एक था आरक्षित। तो हस्तांतरित विषय जो दिए गए थे प्यारे दोस्तों, जिसमें शिक्षा था, स्थानीय स्वशासन था और चिकित्सा इत्यादि जो थे, ये हस्तांतरित जो दिए गए थे। और जो आरक्षित थे, जैसे कि रक्षा था, रक्षा हो गया आपका, जो है न्याय हो गया, पुलिस हो गया, ये सब मामले रक्षित विषय थे, है ना, जो संरक्षित विषय थे। तो आप याद रखेंगे 1919 के अधिनियम के तहत ही जो है क्या किया गया कि प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में डिवाइड कर दिया गया था, समझ गए। ये भी इसी के तहत प्रावधान किया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है आपका 1919 ईस्वी का अधिनियम। तो 1919 ईस्वी का जो अधिनियम, 1935 ईस्वी का अधिनियम जो आता है, 1935 ईस्वी का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। 1935 के अधिनियम को दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको समझिएगा। 1935 का अधिनियम आता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। 1935 के अधिनियम में क्या होता है, समझ गए, यहाँ पर संघीय व्यवस्था प्रारंभ होता है। संघीय व्यवस्था जो है प्रारंभ होता है, समझ गए। और क्या होता है, तो केंद्र में द्वैध शासन, समझ गए। और प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और केंद्र में द्वैध शासन बनता है, समझ गए। और इसमें क्या होता है कि दो पॉइंट और आप याद यहाँ पर रखेंगे। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना होता है। आरबीआई की स्थापना होता है,
आरबीआई की स्थापना होता है। यहाँ पर आरबीआई की स्थापना इसी के द्वारा होता है दोस्तों 1937 में संघीय न्यायालय। लेकिन संघीय न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं होता था, प्रिवी काउंसिल में, ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल, जो सुप्रीम कोर्ट को प्रिवी काउंसिल कहते हैं, वहां पर अपील की जा सकती थी। समझ गए। यहाँ पर जो मामला था 1937 में जो गठित संघीय न्यायालय थी, इसके खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी और आरबीआई की स्थापना भी यहीं पे हुआ था। समझ गए। और क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो है सो 3 विषय बांट दिए, केंद्र और राज्यों में 3 विषयों को बांट दिया गया व्यवस्थापिका शक्तियों को। क्या क्या कर दिया गया, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में अलग अलग कर दिया गया। समझ गए। तीनों में अलग अलग बांट दिया गया, केंद्र और राज्यों के बीच में सूचियों को बांट दिया गया दोस्तों। समझ गए। तो संघ सूची में थे 59, संघ सूची में विषय थे 59, राज्य सूची में विषय थे 54। कितने थे, राज्य सूची में जो विषय थे प्यारे दोस्तों वह 54 थे। समझ गए। और समवर्ती सूची में थे 36। कितने थे, 36 जो विषय थे वे आपके समवर्ती सूची में दिए गए थे। समझ गए। ये प्रावधान था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान था, जिसके तहत ये सब व्यवस्थाएं की गई थी। समझ गए। और 1947 का जब अधिनियम आता है, 1947 के अधिनियम के तहत जो है, जब 3 जून 1947 ईस्वी में माउंटबेटन प्लान आता है, इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाता है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। तो और भारत जो है 1947 के तहत अधिनियम के द्वारा ही जो है सो आजाद घोषित कर दिया जाता है। तो ये आपने देखा कि ब्रिटेन की सरकार ने कंपनियों पर नियंत्रण करने के लिए या भारतीयों पर शासन संचालित करने के लिए अनेक तरह के कानून को बनाए, अनेक अधिनियम आए। ये सब अधिनियमों से संबंधित विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि सुटेबल हो, यदि आपके लिए सहयोगी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।